नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इतिहास के संपूर्ण अध्ययन या फिर कहें पूरे वन लाइनर फैक्ट में पूरा हिस्ट्री आपकी कवर होने वाली है भारत और विश्व की, जो कि आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, अगर आप ये वाला जो वीडियो देखते हैं किस किस एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीबीटी 1 हो, किसी भी लेवल वालों के लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हिस्ट्री पूछी जाएगी। इसके बाद ग्रुप डी वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप डी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और फिर वनडे एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो तो देख सकते हैं। और इसमें प्री लेवल तक का स्टेट पीसीएस का भी कवर हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं वो सारे कुछ इसमें कवर हो जाएंगे। 500 के लगभग इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, और जो आपको और जगह देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसे ऐसे फैक्ट भी आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट का पीसीएस का देना है आपको एग्जाम, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपका हिस्ट्री का सेक्शन उससे आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्री लेवल तक का, प्री लेवल का मैं बोली हूँ, प्री लेवल की तैयारी आपकी इससे कवर हो जाएगी। हिस्ट्री के सेक्शन की भारत और विश्व का इतिहास होगा। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करेंगे हम। पूरा जो है 500 कुछ के फैक्ट होंगे, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो आप धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में भी इसको देख सकते हैं। क्लियर है, आइए स्टार्ट करेंगे। देखेंगे पहला महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य हैं। पहले ही मैं बता रही हूँ कि एक रिवीजन सेक्शन है ये, तो हम सारे सिंपली कि आपको कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट आपका हिस्ट्री के अंदर छूटे ना, क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत सिंपल से क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा संस्थापक था, कुछ था, और आपको वहाँ याद नहीं आता है एग्जाम के अंदर, तो वो चीज़ आपकी गलत ना हो, वहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, तो यहीं पर आपकी तैयारी हो जाए, यहीं पर आप उस चीज़ को अच्छे से याद कर लें, इसलिए ये वीडियो है। ठीक है, तो ये रिवीजन वीडियो है, इसमें आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, पहले से मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो आइए चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। पहला फैक्ट क्या है, सबसे प्राचीन वेद का नाम बताया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन 3 वेदों को, जो 3 वेद हैं स्टार्टिंग के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वेद त्रयी, क्योंकि ये 3 पुराने वेद हैं, वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। किन वेद को, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। अथर्ववेद इसके अंदर नहीं आता है, याद रखें। ठीक है, तो पहला फैक्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद हो जाएगा। इसके बाद भारतीय संगीत का जनक कौन सा है, तो सामवेद। कैसे याद करेंगे, सा से संगीत होता है, सा से साम होता है, किसी और वेद के अंदर तो सा आ नहीं रहा है। ठीक है, तो सामवेद संगीत। गद्य और पद्य वाला, मतलब कि गद्य में भी और पद्य में भी, दोनों ही जो है उसमें मिल जाएगा आपको यजुर्वेद। ठीक है, तो इसमें गद्य की रचनाएं भी हैं और पद्य की रचनाएं भी हैं। इसके जो श्लोक हैं, सूक्तियां हैं, वो गद्य और पद्य दोनों में मिल जाएंगी, यजुर्वेद। ठीक है, इसके बाद तंत्र मंत्र वाला वेद, तो अथर्ववेद के अंदर बताया गया है तंत्र मंत्र तांत्रिक विद्या की बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको, अथर्ववेद में, और अथर्ववेद सबसे लास्ट का वेद है। ठीक है, इसके बाद है सबसे प्राचीन पुराण क्या है, तो सबसे प्राचीन पुराण हो जाएगा मत्स्य पुराण। अच्छा, टोटल कितने पुराण हैं, जल्दी से कॉमेंट करके बताएं। इसके बाद अगला है, पुराणों के रचयिता कौन थे, तो पुराणों के रचयिता थे लोमहर्ष और उग्रश्रवा। कौन हो जाएंगे, लोमहर्ष और उग्रश्रवा पुराणों के रचयिता हो जाएंगे। नेक्स्ट है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक क्या है, तो ये मनुस्मृति हो जाएगी। ठीक है, सबसे प्राचीन भी है और प्रमाणिक भी है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। कोई भी लैंग्वेज होती है, कोई भी सभ्यता होती है, उसकी एक लिपि होती है, तो सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, तो ये थी भाव चित्रात्मक, यानी कि चित्र स्वरूप लिपि थी। यहाँ पर जो अक्षर यूज़ किए गए वो चित्रात्मक थे, चित्र बनाकर अपनी बातों को कहते थे। जैसे कि अभी ये अक्षर होते हैं, ऐसे लिखा है जैसे सबसे प्राचीन वेद, इस टाइप के अक्षर उस समय नहीं हुआ करते थे, उस समय चित्र बने हुए थे। ठीक है, जैसे मातृ देवी का चित्र हो गया, तो मोहरों पर चित्र बने हुए थे। ये हो जाएगी वहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक। ओके, क्लियर है। अब पूछा है इतिहास के पिता किनको कहा जाता है, हेरोडोटस हो जाएंगे इतिहास के पिता। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ये कृषि हो जाएगा। सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था, तो ये कुत्ता हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो ये हो जाएगी नगर की योजना। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो ये आद्य ऐतिहासिक और कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ये पूछा जाता है, कांस्ययुगीन आपको याद रखना है, आद्य ऐतिहासिक और कांस्ययुगीन। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो ये लोथल हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल कौन सा है, तो ये हो जाएगा 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ये सर्वमान्य काल है जो अधिकांशतः माना गया है। 2350 से 1750, ऐसे रट लीजिए, 2350 1750, 2350 से 1750, याद हो जाएगा। अब हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित हो जाएगा। मोंटगोमरी नाम का जिला है पाकिस्तान के अंदर, वहीं पर स्थित है ये। और ये किस नदी के किनारे है, नदी पूछी जाती है, तो नदी आपको याद रखनी है, हड़प्पा है रावी नदी के किनारे।
लोथल गुजरात में स्थित है और किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। इसके बाद मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में ही स्थित है और पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पर? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु, हड़प्पा रावी और लोथल भोगवा, 3 प्रमुख नगर हैं, इनको याद रखना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक क्या है? बृहद स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी किस चीज़ से अनभिज्ञ थे, मतलब किस बारे में जानते नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे हड़प्पावासी। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा जो सभ्यता थी इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो ये थे राय बहादुर दयाराम साइनी और 1921 में इन्होंने हड़प्पा नगर की खोज की थी या फिर कहें खुदाई की थी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ यहाँ की प्रमुख फसल हो जाएगी। अगला है आर्य लोग जो सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो आर्य लोग सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे थे। नेक्स्ट है आर्य मूल निवासी कहाँ के थे? तो आर्य हो जाएंगे मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे, ऐसे याद कर लीजिए। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आर्यों के सर्वाधिक जो प्रिय देवता थे वो कौन से थे? तो वो इंद्र हो जाएंगे। इंद्र किस चीज़ के देवता है? वर्षा के देवता हैं। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो ये घोड़ा हो जाएगा। फिर है वैदिक सभ्यता में तांबे को क्या कहा जाता था? तांबे को कहा जाता था लोहित अयस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें, पूछा जा सकता है। लोहित अयस कहा जाता था तांबे को। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते आप सभी जानते हैं मुंडकोप उपनिषद से लिया है। ठीक है, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और कहाँ से लिया है? मुंडकोप उपनिषद से। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ये पतंजलि हो जाएंगे। सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है? कपिल हो जाएंगे। और न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन है? गौतम हो जाएंगे। और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हो जाएंगे जैमिनी। ठीक है, कपिल, सांख्य, योग, पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम और पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो ये हो जाएगा जय संहिता। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? तो नागार्जुन हो जाएंगे शून्यवाद के प्रतिपादक। ठीक है, अगला है महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, वैशाली के अंदर 540 ईसा पूर्व में। अगला है महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ये प्राकृतिक भाषा में दिया था इन्होंने। ठीक है, अच्छा कहाँ पर दिया था ये आप कमेंट करके बताएं। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, कौन कौन से? एक श्वेतांबर होते हैं, एक दिगंबर होते हैं। ठीक है, जो नग्न अवस्था में रहते हैं वो दिगंबर कहलाते हैं और जो पीत वस्त्र धारण किए होते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा दिगंबर किसके फॉलोअर्स थे? दिगंबर थे भद्रबाहु के फॉलोअर्स, और श्वेतांबर किसके फॉलोअर्स थे? तो ये थे, आप बताइए जल्दी से कॉमेंट करके बताइए। स्थूलभद्र के थे। ठीक है, स्थूलभद्र के। अगला है नेक्स्ट क्या है? प्रथम जैन सभा, जैन संगीतियाँ जैन सभा होती थी तो पहली नंबर की जो थी वो कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी 322 ईसा पूर्व में और पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला है दूसरी जैन सभा कब हुई थी? तो 512 ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी गुजरात में। देवर्धि क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे इसके, और बल्लभी के अंदर हुई थी। ठीक है, बल्लभी गुजरात में। और पहली पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय, दूसरी देवर्धि क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे दूसरे के समय। अब जैन धर्म के 3 रत्न बहुत पूछे जाते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ज्ञान, दर्शन, आचरण ऐसे याद कर लें आप। ठीक है, ज्ञान, दर्शन और आचरण, और सबके आगे जोड़ देना सम्यक। ये जैन धर्म के 3 रत्न हो जाएंगे। अब महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बताए हैं, कौन थे? तो ये हो जाएंगे जमाली, जो कि महावीर स्वामी जी के दामाद थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ से क्या है? खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किया था, किसने किया था? चंदेल शासक ने किया था। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है, किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र यहाँ इसकी रचना है, जैन धर्म से संबंधित है कल्पसूत्र। फिर है महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है, कहाँ पर मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण भगवती सूत्र से मिलता है। ठीक है, और जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से मिलता है। दोनों फैक्ट याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फिर नेक्स्ट है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ठीक है, तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में। ठीक है, और महावीर स्वामी का कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, कहाँ पर? कुंडलग्राम में। ठीक है, अगला है बुद्ध द्वारा गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। बुद्ध की हर चीज़ की एक घटना को कुछ ना कुछ कहा जाता है। ठीक है, पहले जब इन्होंने उपदेश दिया तो उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो और जब गृह त्याग किया तो इसे कहते हैं महाविनिष्क्रमण, और जब इन्हें निर्माण प्राप्त हुआ तो महापरिनिर्माण, यानी कि इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला है बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम इनके प्रथम गुरु हो जाएंगे। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश सारनाथ में क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। आ गया ना। फिर नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेश की भाषा क्या थी? अच्छा 2 चीज़ याद रखना है, जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत, प्राकृत भाषा थी। और बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली। ठीक है, पहले पाली आई, फिर प्राकृत आई, पाली प्राकृत, और उसके बाद बनी अभ्रंश, और फिर अभ्रंश से बनी हिंदी। ठीक है, अपभ्रंश, अपभ्रंश आई, उसके बाद बनी हिंदी, जो कि आज हम जानते हैं हिंदी भाषा को। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा
कि बुद्ध के उपदेश की भाषा क्या थी, ये हो जाएगी पाली भाषा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो इन्होंने श्रावस्ती में जो कि कौशल में स्थित है वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु की घटना को कहते हैं। फिर बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये गौतमी हो जाएंगी। अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे बुद्धम, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। और जैन धर्म के क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। ठीक है, ज्ञान, आचरण और दर्शन, या फिर ज्ञान, दर्शन, आचरण। अगला है बौद्ध धर्म की जो सभाएं हैं, बौद्ध संगीति जिन्हें कहते हैं, वो बताई गई हैं। तो 4 संगीतियाँ थी। ठीक है, जैन धर्म की 2 थी और बौद्ध जो सभाएं थी वो 4 हुई थी। चारों याद रखनी है। चारों के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, शासनकाल पूछे जाते हैं और कहाँ पर हुई थी ये भी पूछा जाता है और समय भी पूछा जाता है। तो ये टेबल आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेनी है। ठीक है, तो पहली कहाँ पर हुई थी, राजगृह में हुई थी 483। बहुत आसान है याद करना, कैसे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे माइंड में बैठा लीजिए। ठीक है, फिर पहली हुई थी 483 में, फिर हुई थी 383 में और फिर हुई थी 251 में और फिर हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में। ऐसे क्रम में याद कीजिए आप, तो आपको याद हो जाएगा। अब पहली कहाँ हुई थी, पहली हुई राजगृह में, दूसरी हुई वैशाली में, तीसरी हुई पाटलिपुत्र में और चौथी हुई कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगी। इसके बाद फिर क्या है आपका शासनकाल, किसके शासनकाल में हुई, तो इसको ऐसे याद करना है, कालाशोक, ऐसे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, एक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय, दूसरी कालाशोक के समय और पहली अजातशत्रु के समय। ठीक है, एक। और अगला है अध्यक्ष। तो पहले के समय अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरी के समय थे सवाकामी और तीसरी में थे मोगलीपुत्र तिस्र और चौथी में थे वसुमित्र। ठीक है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव हो जाएंगे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में और 24 नंबर के थे महावीर स्वामी। अगला है अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएंगे मखली पुत्र गोशाल, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद अगला है इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 में समाप्त करने वाला शासक कौन था, तो ये हो जाएंगे मुस्तफ़ा कमाल पातशाह। ठीक है, हिजरी संबत कब आरंभ हुआ, 622 ईस्वी में आरंभ हुआ। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया, तो ये 33 ईस्वी में, 33 ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। अगला है अजातशत्रु का उपनाम क्या था, तो इनका नाम था, उपनाम था कुणिक, कुणिक उपनाम हो जाएगा अजातशत्रु का। फिर नेक्स्ट है पाटलीग्राम का संस्थापक कौन था या फिर पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएंगे राजा उदयन। नेक्स्ट है सिकंदर और पोरस के बीच महान युद्ध हुआ था, ये क्या कहलाता है, तो ये हाइडेस्पीड का युद्ध कहलाता है। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया, 326 ईसा पूर्व में किया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये बिंबिसार हो जाएंगे। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली, तो इन्होंने ली भद्रबाहु से, और भद्रबाहु कौन थे, दिगंबर जैन संप्रदाय जो था उसके प्रमुख थे। फिर नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी, कहाँ पर, श्रवणबेलगोला कर्नाटक के अंदर हुई थी। ठीक है, अगला है बिंदुसार को कहा जाता है, बिंदुसार को क्या कहा जाता है, अमित्रघात कहा जाता है बिंदुसार को, इनका नाम याद रखना है, बिंदुसार। अमित्रघात किसे कहते हैं, तो बिंदुसार को अमित्रघात कहते हैं। फिर अगला है भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू हुआ किसके काल में, अशोक के काल में। कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है रानी का अभिलेख। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, 7वां अभिलेख है। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है, तो ये मास्की और गुर्जरा के जो अभिलेख थे उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, इसके बाद नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये घनानंद हो जाएंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी, तो उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने, अशोक, और ये कहाँ पर स्थित है, ये एमपी के अंदर स्थित हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कब, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद इन्होंने धम्म यानी कि बौद्ध धर्म की शरण ले ली थी। क्यों, क्योंकि कलिंग युद्ध में इनका जो कलिंग युद्ध का जो मार काट थी और जो इतना रक्त बहा था वो सब देख के इनका हृदय परिवर्तित हो गया था और इसके बाद इन्होंने युद्ध वगैरह छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म की शरण ले ली थी। अगला है श्रीनगर के संस्थापक कौन है, तो ये अशोक हो जाएंगे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, तो ये बृहदत्त हो जाएगा। ठीक है, तो बृहदत्त हो जाएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक। आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है शुंग वंश का संस्थापक। शुंग वंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग। भरूच का स्तूप किसने बनवाया था, भरूच का स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किया था, तो सातवाहन शासक ने सबसे पहले चांदी के सिक्के का प्रचलन किया था। अगला है सातवाहनों की प्रमुख स्थापत्य कृतियाँ हैं, तो ये काले का चैत्र हो जाएगा, अमरावती कला का विकास हो जाएगा और अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण इन्हीं लोगों ने करवाया था, किन्होंने, सातवाहन वंश के लोगों ने। ठीक है, तो इनकी स्थापत्य कृतियाँ ये पूछी जा सकते हैं। काले का चैत्र किसने बनवाया, सातवाहन वंश के लोगों ने। ठीक है, अमरावती का कला का जो विकास हुआ किसके समय हुआ, सातवाहनों के समय हुआ। फिर अजंता एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है, किस राजवंश से, तो सातवाहन राजवंश से संबंधित है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए यूनानियों ने। नेक्स्ट है कनिष्क का राजकवि
कवि कौन था? तो कनिष्क जो थे वो राजकवि थे अश्वघोष के। नेक्स्ट है कनिष्क के राजवैद्य चरक द्वारा, यहाँ पर चरक लिखा हुआ है, ये आपको ब्लर दिख रहा है लेकिन चरक लिखा हुआ है। चरक द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? तो ये चरक संहिता हो जाएगी। फिर है कनिष्क के राजवैद्य द्वारा, यही प्रश्न था, चरक संहिता। फिर नेक्स्ट है भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? तो ये नागार्जुन को कहते हैं। और भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। ठीक है। और भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसके बाद अगला है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। और इन्होंने क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है कला की गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास हुआ था किसके काल में? कनिष्क के शासनकाल में। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो ये हरिशेन हो जाएगा, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनके शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन सा था? तो ये फाहियान हो जाएगा। फिर अगला है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये कुमारगुप्त हो जाएंगे। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये भानुगुप्त हो जाएंगे। और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इनके शासनकाल में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो कालिदास हो जाएंगे, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। ठीक है, कालिदास की प्रमुख रचनाएं भी पूछी जाती हैं, बताइए कौन कौन सी है। एक तो मालविकाग्निमित्रम हो जाएगी, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगी, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेदाचार्य कौन थे? तो ये धन्वंतरी थे। नेक्स्ट है गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक जो कि बाइबल के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखती है, ये कौन सी हो जाएगी? पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक पूछते हैं कौन थे? विष्णु शर्मा थे। और ये पुस्तक विश्व की सबसे ज़्यादा जो है भाषाओं में ट्रांसलेट होने वाली बुक है पंचतंत्र। ठीक है, विष्णु शर्मा ने लिखी है संस्कृत में। अगला है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सर्वप्रथम ये किसने बताया था? तो ये बताया था आर्यभट्ट ने। और अगर ग्रहों की गति के नियम पूछे तो ये केपलर ने दिए थे। और पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया गुप्त काल में। पुराणों की रचना हुई थी गुप्त काल में। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल में। मंदिर निर्माण और दशमलव प्रणाली का जो जन्म हुआ वो भी किसके काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल के खगोलविद कौन थे? बरामेर। अच्छा, गुप्त काल की स्थापना संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त हो जाएगा। गुप्त काल के संस्थापक पूछ लें तो कौन हो जाएंगे? श्रीगुप्त। ठीक है। फिर है गुप्त काल के खगोलविद बरामेर हो जाएंगे। स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किसका हुआ था? हूणों का हुआ था। कालीबंगा की खोज 1951 में किसने की थी? तो ये अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा की खोज 1951 में हुई थी। नेक्स्ट है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो बुद्ध के गृह त्याग को कहते हैं महाविनिष्क्रमण और इसका प्रतीक था घोड़ा। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन थे? तो ये बाणभट्ट हो जाएंगे, जो कि हर्षचरित्र के लेखक भी हो जाएंगे। चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के काल में। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी हैं और ये किसके दरबारी कवि थे? ये पूछा गया है। 10 कुमार के चरित्र तो आपको पता रहते हैं, किसके दरबारी कवि थे? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबारी कवि हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, पल्लव वंश से संबंधित थे ये। फिर है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण सबसे पहले कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये किस वंश के थे? तो ये राष्ट्रकूट वंश के हो जाएंगे। पल्लव की राजधानी कांची हो जाएगी। एलोरा एवं एलिफेंटा की जो गुहा मंदिर है इसका निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ। मिताक्षरा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? विज्ञानेश्वर हो जाएंगे। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशन द्वितीय से है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल, पाल वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के रचयिता, सबको पता है चंद्रवरदायी थे। ठीक है। अगला है भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया किसने किया? महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में। माउंट आबू पर्वत जो कि राजस्थान पर है, राजस्थान में स्थित है। और दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये किसने बनवाया था? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है यहाँ पर, ये भीम प्रथम के सामंत बिमल ने बनवाया था। ठीक है। और कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में। और माउंट आबू पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर हो जाएगी। 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध को क्या कहते हैं? खतोली का युद्ध कहते हैं। ठीक है, 1518 में हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। सो गाइज आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे के फैक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर पूरा बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको भी देखने में बोर फील होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के फैक्ट कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें। और अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि योर GK लाइब्रेरी के नाम से ही मिल जाएगा आपको। आप सिंपली योर GK लाइब्रेरी टाइप करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप हमें फेसबुक, इंस्टा या फिर कूपर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बहुत सारी पिक्स वगैरह मिलती रहती हैं, तो आप अपडेट रहते हैं। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, साथ ही साथ सारे नोटिफिकेशन भी मिलते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।